हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 2020-2021। ठीक है। तो इसका ये 15 टेस्ट नंबर का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिया था। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने 14 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे जो यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ मैंने सारे वीडियो ऐड कर रखे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में तो सारे के सारे वीडियो आप लोग देख पाएंगे वहाँ पे। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं को मूल रूप से मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें कश्मीरी है, और सेकंड है मैथिली है, और थर्ड है कोंकणी। तो इसमें देखो, जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से। ठीक है। तब कश्मीरी उसमें भाषा थी, लेकिन ये मैथिली और कोंकणी नहीं थी। इनको जो है संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है। ये हमारा पहला संविधान मतलब 71वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। उसके अंतर्गत इसको मैथिली को जोड़ा गया था और कोंकणी को जोड़ा गया था। हमारा जो 19 मतलब जो 92 वाला संविधान हुआ था, 92वां संविधान हुआ था। ठीक है। संविधान संशोधन 2003, तो उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। फर्स्ट वाला हमारा सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें कहा गया है कि निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सेकेंड है कि यह मुख्य रूप से भारत के तटीय राज्यों की निर्यात तैयारी और निष्पादन की जांच करता है। ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें केवल जो तटीय राज्यों को नहीं, पूरे मतलब जो इंडिया में जो इंडिया के जो भारत के राज्य हैं सभी को शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, और ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो अभी रैंकिंग देखने को मिली थी नीति आयोग के द्वारा, ये जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें गुजरात टॉप पोजीशन पे था। सेकेंड पोजीशन पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिला था, और थर्ड पोजीशन पे तमिलनाडु था। ठीक है। तो ये तीन मतलब टॉप मोस्ट राज्य देखने को मिले थे इसमें। ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही है, सेकेंड वाला हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें कहा गया कि संविधान लागू होने के पश्चात भारत ने निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों का अधिग्रहण विजय या आधिपत्य द्वारा किया था। तो संविधान लागू होने के बाद की बात की जा रही है, तो ध्यान से आप लोग स्टेटमेंट को पढ़ा कीजिए, वरना तो आपको लगेगा कि तो सारे के सारे जो है विजय अभियान के माध्यम से जोड़े गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसमें जूनागढ़ है, और गोवा है, दादर नगर हवेली है, और पांडिचेरी है। ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो, जूनागढ़ तो 1948 में ही मतलब सैन्य शक्ति के आधार पर मिला लिया गया था भारत में, तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। लेकिन गोवा और दादर नगर हवेली, इसको जो है जो गोवा को था, तो गोवा को जोड़ा गया था। ये हमारा जो गोवा को जोड़ा गया था, ये संविधान लागू होने के बाद जोड़ा गया है 1961 में। ठीक है। और जो ये दादर नगर हवेली है और दमन दीव, इसके साथ दमन दीव भी था, तो इसको भी उसके बाद ही जोड़ा गया है। ठीक है। और पंडिचेरी को जोड़ा गया है बाद में, लेकिन इसमें कोई सैन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा गया है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मूल गवांकर सिद्धांत संबंधित है। तो ये मूल गवांकर सिद्धांत क्या था, तो इसके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन है हमारा कि न्यायालय के अवमानना से है। ठीक है। सेकेंड है कि मानवाधिकारों के संरक्षण से है। सी है कि स्वयं सहायता समूहों से है, और डी है कि भारतीय कूटनीति से है। ठीक है। तो इसमें देखो, ए वाला ऑप्शन सही है। जो ये न्यायालय में अवमानना के संबंध में ये मतलब मूल गवांकर ये सिद्धांत लागू किया जाता है। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी जो प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया था। ठीक है। तो उन्हीं पे ये मतलब लागू किया गया था अवमानना के लिए। इनको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, इन पे केस चला था। ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। नेक्स्ट है हमारा 55। इसमें कहा है कि हाल ही में अगत्ती द्वीप और राइन द्वीप सुर्खियों में रहे हैं। तो ये कहाँ पे स्थित हैं ये बताना है। तो इसमें दिया हुआ ए ऑप्शन क्रमशः हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, बी है कि क्रमशः प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, और सी है कि क्रमशः हिंद महासागर अटलांटिक महासागर, और डी है कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है। तो इसमें देखो, ए वाला ऑप्शन सही है। इसमें जो ये हिंद महासागर में आपको अगत्ती द्वीप देखने को मिलेगा, और राइन द्वीप ये प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में थे,
तो ये इनके द्वीप थे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अभी ये वाला जो ये रायन द्वीप है, यहाँ पे अभी देखने को मिला था जो हरे कछुए देखने को मिले थे। ये एक जो ऑस्ट्रेलिया के पास बैरियर रीफ है, ठीक है, उसी का पार्ट है। और जो ये अगती द्वीप है, ये आपको लक्षद्वीप द्वीप का पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 56 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि 1919 के रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसने सरकार को किसी व्यक्ति को न्यायालय में मुकदमा चलाए बिना बंदी बनाने के लिए अधिकृत किया था। सेकंड है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को पारित होने के विरुद्ध परिषद की सदस्यता से त्याग दे दिया था, मतलब त्यागपत्र दे दिया था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसमें जो रॉलेट एक्ट आया था उसी के संबंध में जिन्ना ने अपना त्यागपत्र दे दिया था इसी समय, ठीक है। और ये जो बंदी बनाए गए थे, ठीक है, उसी के अधिकृत के संबंध में थे। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। और इसी को काला कानून के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें बिना इंक्वायरी के, बिना जज के, बिना किसी वारंट के इनको मतलब सज़ा, मतलब जेल में डाला जाता था, ठीक है। तो ये काला कानून के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन है और उसके अध्यक्ष बताना है कि कौन उसका अध्यक्ष सुमेलित है, ठीक है। तो सूरत अधिवेशन 1907 दादा भाई नौरोजी, लखनऊ अधिवेशन 1916 भूपेंद्र नाथ बोस, और नागपुर अधिवेशन 1920 सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको, ठीक है। तो अगर सुमेलित नहीं है तो देखो सूरत अधिवेशन जो 1907 हुआ था, इसके दादा भाई नौरोजी नहीं थे, इसके आपको जो है रास बिहारी घोष देखने को मिले थे जो सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत है। और लखनऊ समझौता जो 1916 हुआ था, तो इसमें भी ये भूपेंद्र नाथ बोस इसके अध्यक्ष नहीं थे, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये नागपुर अधिवेशन 1920 हुआ था, इसमें श्री राजगोपालाचारी नहीं बल्कि जो विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो कौन सही नहीं है ये पूछा गया है, तो तीनों के तीनों नहीं सही हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 58 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये अभी 104वां संविधान संशोधन किया गया है, उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि इसने लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण में वृद्धि की है, ठीक है। सेकेंड है कि इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया है। और 80 है कि इसने लोकसभा में ओबीसी समुदाय की सीटों के लिए आरक्षण में वृद्धि की है, ए और बी दोनों। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? तो इसमें देखो जो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि इसमें जो ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए जो सीटों के आरक्षण की बात की जा रही है, तो इसमें देखो जो सीटें जो आरक्षित थी जो राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में, ठीक है। तो अभी 104वां संविधान संशोधन आया है, तो इसमें जो है इनको समाप्त कर दिया गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय की जो सीटें होती हैं, जिसे आर्टिकल 334 के अंतर्गत इसमें जो ये संविधान संशोधन किया गया है। और जो SC ST की सीटें थीं, ये जो मतलब लोकसभा में और विधानसभाओं में, तो इनकी सीटों की अब ये मतलब इनकी वैधता समाप्त हो गई थी। तो ये संविधान संशोधन लाया गया है, जिसमें 2030 तक मतलब 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। तो इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। नेक्स्ट है हमारा 59 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में तटीय समिति का गठन किया गया था। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए। सेकेंड है कि ब्रिटिश सरकार का सैन्य व्यय युक्ति संगत बनाने के लिए। और बी है कि कामागट्टा मारू जहाज के यात्रियों की सहायता करने के लिए। और डी है कि प्लेग प्रभावित क्षेत्रों में राहत गतिविधियां कार्यान्वित करने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखो ये देखो सी ऑप्शन सही है। ये कामागट्टा मारू जो ये योजना जहाज योजना है, ठीक है, यात्रियों के लिए ये मतलब करने के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी कामागट्टा मारू घटना। क्योंकि इसमें क्या था कि 1914 में ये घटना देखने को मिली थी। इसमें क्या था कि जो ये हांगकांग से था, हांगकांग से कुछ जो भारतीय थे वो बैकूवर कनाडा के मतलब बैकूवर कनाडा में गए थे, जो वहाँ पे
ठीक है। तो उन्होंने वहाँ मतलब इन लोगों को वहाँ पर उतरने से मना कर दिया था, ठीक है। और ये फिर दोबारा मतलब वहाँ झड़प हुई थी, फिर ये वापस इंडिया वापस घूम कर आए थे, तो बहुत ज़्यादा इनमें मतलब बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत मतलब एक प्रचलित घटना है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम ये मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम ये देखने को मिली थी, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। तो इसमें कहा गया कि केंद्र और राज्य के मध्य कार्यपालिका शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि राज्यसभा, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति के बिना ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य को जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है राज्य द्वारा सरकार को सौंपा जा सकता है, ठीक है। सेकेंड है कि आपात की उद्घोषणा के दौरान संघ किसी भी मामले में राज्य के कार्यकारी निर्देश देने की अधिकारिता प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो ये हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये तो हमारा सही है इसमें, लेकिन फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट कहा गया है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो ये सूचनाएं दी गई हैं, मतलब जो विषय होता है, जो राज्य सरकार की सहमति के बिना राष्ट्रपति नहीं दे सकता। अगर राज्य सहमत है तो उन वो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनको राज्य ले सकता है, लेकिन अगर राज्य की सहमति नहीं है तो ये मतलब मना कर सकता है, ठीक है। और ये सेकंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो संघ की किसी भी मामले के पर जो राज्य की कार्यकारी निर्देश देने की अधिकारिता प्राप्त हो जाती है जब ये 352 के अंतर्गत इसमें जो आपात लगाया जाता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट वाला हमारा गलत है इसका। नेक्स्ट है 61। तो इसमें कहा गया है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा बारदौली प्रस्ताव में की गई थी, ठीक है। सेकेंड है कि चौरी चौरा की घटना ने गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेने के लिए प्रेरित किया था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो ये कांग्रेस समिति की जो ये मतलब मीटिंग हुई थी तो इसमें ये बारदौली में हुई थी और इसी में इसको वापस लेने की बात की गई थी। और चौरी चौरा की घटना तो बहुत ही प्रसिद्ध थी, उसी के बाद तो इन्होंने मतलब अपना जो इसको वापस ले लिया था, उसमें जो नरसंहार हो गया था, ठीक है। जो पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा, मतलब मतलब इसका जो असहयोग आंदोलन के भाग में ले रहे थे और उन्होंने मतलब पुलिस और इन लोगों के बीच झड़प हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया डी, क्योंकि सही नहीं पूछा है तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। देखो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, वरना आते हुए क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं और हम माइनस में चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको केयरफुली आप लोगों को पढ़ना है। और गाइज यार लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। देख लेते हैं वीडियो यार, 1 सेकेंड लगता है जस्ट लाइक करने में, लाइक तो कर ही सकते। एक लाइक और एक शेयर तो बनता है यार। अभी आप लोग की पहले वीडियो को पॉज करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, कम से कम एक तो यार करिए, इतना तो बनता ही है आप लोगों से, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें है 62 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि डिजिटल तकनीकी के संदर्भ में सुपर ऐप क्या है? तो सुपर ऐप के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि बैंकिंग लेन देन की में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक एप्लीकेशन है। बी है कि किसी भी मालवेयर से डिजाइन अवसंरचना की सुरक्षा करने के लिए एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और सी है कि आतंकवादियों को स्पष्ट गतिविधियों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन है। और डी है हमारा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है? तो ये चारों के चारों इसके संबंध में गलत है, क्योंकि सुपर ऐप जो है ये एक टाटा समूह द्वारा डेवलप किया गया ऐप है, जिसमें क्या होगा कि सभी प्रकार की सुविधाएं, चाहे भुगतान करने की हो, फूड ऑर्डर करने की हो, ओला मंगाने की हो या कोई भी सुविधाएं हो, ठीक है, सारी की सारी एक ही ऐप में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसीलिए ये टाटा समूह के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था। और इसी की तर्ज पे जैसे मतलब एक चाइना में वी चैट ऐप है, उसी की तर्ज पे ये बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था, तो इसका डी ऑप्शन सही है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से अपरिवर्तनवादियों के रचनात्मक कार्यों के घटक थे? तो फर्स्ट है कि हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, सेकेंड है अस्पृश्यता उन्मूलन, और थर्ड है कि परिषद में प्रवेश, और फोर्थ है कि स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन, ठीक है। तो इसमें देखो जब गांधी जी की जो गिरफ्तारी हो गई थी, ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद,
तो जो इनकी जो गिरफ्तारी हो गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था कि इनके मुख्य काम क्या रह गए थे कि मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन देना और अस्पृश्यता को मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन करना। लेकिन परिषद में प्रवेश और स्वदेशी उद्योगों में प्रोत्साहन, इनमें से फिर इनका मतलब मोह भंग हो गया था वहाँ से, और ये लोग अपने मतलब कार्यों में आ गए थे। सूत काटना इनका मुख्य कार्य था, आत्म संयम रखना, इन चीज़ों पे ये लोग फोकस कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 64। तो इसमें कहा गया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उन्होंने अल हिलाल नामक एक हिंदू साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था। सेकेंड है कि वह अंग्रेजों के प्रति वफादार अलीगढ़ विचारधारा के विरुद्ध थे। और थर्ड है कि वह 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। ठीक है, तो देखो वो पहले शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और ये जो अलीगढ़ विचारधारा थी, ठीक है, जो मुस्लिमों वाली, तो उसके प्रति ये लोग जो है विरुद्ध थे। ठीक है, और ये जो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे, और अल हिलाल नामक इन्होंने एक उर्दू जो साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है हमारे, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें कहा गया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से नए अनुच्छेद अंतः स्थापित किए थे। ठीक है, तो मतलब अंतः स्थापित किए थे, मतलब कौन से नए अंतः जो अनुच्छेद बनाए गए थे जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल फर्स्ट स्टेटमेंट है आर्टिकल 21 का। ठीक है, और ये सेकेंड है कि अनुच्छेद 45, और फोर्थ है हमारा कि अनुच्छेद 51। ठीक है, तो इसमें देखो अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 21 का यानी 21A इसमें जोड़ा गया था। ये नया एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, जिसमें था कि मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का मतलब अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि फंडामेंटल राइट्स कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक हैं और वो किस भाग में आते हैं। ठीक है, और बहुत बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम 20 लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए ही। ठीक है, तो ये हमारा ये तो जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन ये जो आर्टिकल 45 है ये तो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ये तो पहले ही मूल संविधान में ही इसका प्रोविज़न था। और आर्टिकल जो 51A था, ठीक है, भाग 4A में इसको जोड़ा गया था। ये तो पहले ही जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। तो इसमें कहा गया कि गदर साप्ताहिक पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह युगांतर आश्रम द्वारा आरंभ किया गया साप्ताहिक था। ठीक है, और सेकेंड है कि गदर का प्रथम अंक गुरुमुखी में प्रकाशित हुआ था। और थर्ड है कि यह अपनी विचारधारा में पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष था। तो ये तो सही बात है कि ये अपनी विचारधारा में धर्मनिरपेक्ष था, और ये एक क्रांतिकारी दल था। और इसमें जो पहला जो गदर का पहला अंक निकला था ये गुरमुखी में नहीं निकला था, ये आपको उर्दू में देखने को मिला था। ठीक है, सेकेंड जो इसका प्रकाशन हुआ था सेकेंड अंक का, वो गुरमुखी में था। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, और फर्स्ट वाला तो सही है। ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि युगांतर आश्रम द्वारा आरंभ किया गया था, और इसका जो ये सेंट फ्रांसिस्को में इसका जो है मुख्यालय था। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। और इसकी जो ये गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी 2000 मतलब 1913 में। ठीक है, 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा 67। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेकेंड है कि उच्च मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो ये तो गलत है, इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, इनके जो इनके होते हैं मतलब जो न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु मतलब वेतन और उनके भत्ते बढ़ाने के लिए एक मतलब विधिक कार्रवाई के द्वारा संसद द्वारा ये किया जाता है, मतलब एक्ट बनाकर ये किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इनकी सेवानिवृत्ति और इनकी आयु में वृद्धि करना है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन मतलब करना पड़ता है। ठीक है, और इनकी संख्या बढ़ानी है तब भी करना पड़ता है, क्योंकि अभी इसकी संख्या बढ़ाई गई है, पहले 31 थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, अब इसमें संख्या हो गई है 34। ठीक है, तो ये इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में थे, तो इसीलिए ये मतलब
ये बहुत ज़्यादा ये मतलब चर्चा में है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है हमारा, ठीक है, सेकेंड गलत है। नेक्स्ट है हमारा 68, इसमें अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग यानी ARIIA के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य उद्यमिता के विकास से संबंधित संकेतकों पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग करना है, ठीक है, और यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और जो इसका उद्देश्य है उद्यमिता विकास के संबंधित संकेतकों का उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग करना है, ठीक है। और इसमें अभी जो 2020 की रैंकिंग निकल के आई थी, तो इसमें जो IIT मद्रास है वो शीर्ष स्थान उसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, इसमें कहा गया कि मानव शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में बी कोशिकाएं और टी कोशिकाओं के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि बी कोशिकाएं सहज प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं, जबकि टी कोशिकाएं उपार्जित रक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। सेकेंड है कि बी कोशिकाएं प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी अणुओं का उत्पादन करती हैं, जबकि टी कोशिकाएं नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो टी कोशिकाओं की, तो देखो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें जो बी कोशिकाएं होती हैं वो एंटीबॉडी अणुओं का मतलब उत्पादन करती हैं, लेकिन जो ये टी कोशिकाएं होती हैं इनका काम होता है कि कोशिकाएं जो होती हैं ये एंटीबॉडी मध्यस्थता प्रतिरक्षा प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होती हैं, ठीक है, मतलब मीडिएटर का एक काम करती है। तो इसके संबंध में ये मतलब स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो बी और टी कोशिकाएं होती हैं ये दोनों की दोनों आपको उपार्जित प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है, ना कि जो प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी, ठीक है। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट, तो हमारा सेकेंड वाला सही हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 70 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया है कि संसदीय राजभाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसमें देखो 20 सदस्यों से मिलकर बनती है ये जो संसदीय राजभाषा समिति है, ठीक है, और लोकसभा के 10 सदस्य, राज्यसभा के 10 सदस्य, ठीक है। और सेकंड है कि ये लोकसभा का अध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। तो देखो इसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। राजभाषा जो ये राजभाषा का जितना भी प्रोविज़न होता है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं, मतलब 30 मेंबर होते हैं। इसमें से 20 मेंबर आपको लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं ये, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 71 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि उन्होंने महिला मताधिकार की मांग करने हेतु भारत सचिव मोंटेग्यू से मिलने के लिए लंदन के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मताधिकार की समान पात्रता की मांग करते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष भी मतलब उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? तो सरोजनी नायडू हैं, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, सरला देवी चौधरानी हैं और एनी बेसेंट है, ठीक है। तो देखो ये सरोजनी नायडू के बारे में बात की जा रही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। इन्होंने ही मतलब जो महिला और पुरुष के समान जो मताधिकार की बात की थी, और इनको मतलब कानपुर अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, उसमें इनको जो अध्यक्ष भी चुना गया था, ठीक है, 1925 में। और ये जो मताधिकार की बात की थी इन्होंने, ठीक है, और महिला संघ की भी स्थापना इन्होंने की थी। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चित रही थी और एक्टिव महिला थी उस समय की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, इसमें कहा गया है कि संसदीय क्रियाविधि में कौन सी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाने के साधन हैं, ठीक है। तो कौन से मुद्दों में हम सार्वजनिक मुद्दों को उठा सकते हैं? तो फर्स्ट है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सेकेंड है कि शून्यकाल, थर्ड है अल्पकालिक चर्चा, और फोर्थ है हमारा कि राज्यसभा में विशेष उल्लेख, ठीक है। तो इन चारों का प्रयोग करके हम जो है सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं संसद में, ठीक है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 73, इसमें कहा गया कि भारत के संविधान में प्रतिस्थापित मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इसमें मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों और दोनों पर लागू होते हैं। सेकंड है कि उन्हें
संसद द्वारा उपयुक्त विधान के माध्यम से लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमको बताना है। तो देखो अगर इसमें बताएं तो देखो जो हमारा स्टेटमेंट है इसमें फर्स्ट एंड देखो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसमें संसद द्वारा उपयुक्त विधान के माध्यम से लागू कराया जा सकता है जो यथा प्रतिस्थापित मूल कर्तव्यों के लिए विशेष जो विशेषताएं हैं इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, उसी के संबंध में ये बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये इसमें जो है विदेशियों के लिए ये लागू नहीं होता, ये केवल भारतीयों के लिए लागू होते हैं मूल कर्तव्य। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड हमारा सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 75। तो इसमें कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसने भारत के राज्य सचिव यानी भारत मंत्री के कार्य राष्ट्रमंडल मामलों को के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिए गए थे। ठीक है, और सेकंड है कि इसने सिविल सेवाओं की नियुक्ति और पदों का आरक्षण समाप्त कर दिया था। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो राज्य सचिव के जो भी कार्य थे वो राष्ट्रमंडल के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिए गए थे, उन्हें दे दिए गए थे। ठीक है, और इसमें जो सिविल सेवाओं की नियुक्ति में पदों का जो आरक्षण था वो भी समाप्त कर दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। तो इसमें कहा गया कि भारत में पुर्तगाली शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पुर्तगाली शासन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि सभी औपनिवेशिक शक्तियों में से भारत में पुर्तगालियों की उपस्थिति सबसे लंबी अवधि तक रही है। ठीक है, सेकेंड है कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की गई थी, और थर्ड है कि पुर्तगालियों द्वारा बम्बई शहर दहेज के रूप में अंग्रेज़ों को उपहार में दिया गया था। तो देखो ये तो सही है कि पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को दे दिया था, जो प्रिंसेप की वो शादी हुई थी। ठीक है, उसी में इनको दहेज स्वरूप में दे दिया था, और इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी कालीकट में 1500 में लगाई थी। ठीक है, और पुर्तगाली सबसे लंबे समय तक रहे थे, ये 1498 में आए थे यहाँ पे। ठीक है, 1498 में ये देखने को मिले थे, और 1961 में गए थे जो गोवा छोड़कर। ठीक है, तो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 76। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि भारत का संविधान राज्य सरकारों को केवल घरेलू स्रोतों से उधार लेने का अधिकार देता है। ठीक है, सेकेंड है कि यदि किसी ऐसे उधार को जो केंद्र द्वारा राज्य को दिया गया है कोई भाग अभी भी बकाया है, तो राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकता है। ठीक है, और थर्ड है कि कराधान की अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। तो देखो ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये तो हमको पहले ही पता चल रहा है कि ये हमारा जो है सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां वैसे भी संसद में सारी की सारी हमारी जो संसद में है, और ये आर्टिकल 248 के अंतर्गत इसका जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है, क्योंकि अगर वो उधार लेना चाहते हैं तो राज्य सरकारों को केवल घरेलू स्रोतों से ही उधार लिया जा सकता है। ठीक है, और ये आर्टिकल 293 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अगर कोई बकाया उस पर राशि है, ठीक है, तो वो केंद्र सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकती है। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल 293 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 77। इसमें कहा गया है कि भारत की राज्य व्यवस्था उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत पर आधारित है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान मंत्रियों के लिए निम्नलिखित उत्तरदायियों में से किसका प्रावधान करता है। ठीक है, तो जो मंत्री होते हैं उनके क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं, तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, और थर्ड है कि विधिक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो देखो इनके लिए विधिक उत्तरदायित्व का कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है, लेकिन सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का प्रोविज़न किया गया है, और इसका आर्टिकल 75 में उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा 78। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई घटनाएं और राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी घटना हुई है। ठीक है, तो कनिंघम सर्कुलर विरोधी आंदोलन ये असम में हुआ, वन कानून विरोधी आंदोलन महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक। ठीक है, और जो भाड़ा विरोधी अधिनियम था ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
तो देखो ये तीनों जो घटनाएं हुई हैं, तीनों घटनाएं सही हैं, क्योंकि सर्कुलर जो विरोधी आंदोलन था ये असम में लागू किया गया था, असम वाले क्षेत्र में, कि वहाँ जो विरोध कर रहे थे, जो वहाँ के विश्वविद्यालय के लोग थे, ठीक है, मतलब जो विश्वविद्यालय के छात्र थे उनके संबंध में था। और वन कानूनी विरोधी आंदोलन जो था महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक में था। और भाड़ा विरोधी आंदोलन था ये उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में, ठीक है। तो तीनों के तीनों हमारे स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 79 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वीकृति से होम रूल लीगों की स्थापना की गई थी, ठीक है। और थर्ड है कि इसके सदस्यों में मोहम्मद अली जिन्ना, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। तो देखो इसमें ये मोहम्मद अली जिन्ना और सर अय्यर सुब्रमण्यम जैसे नेता तो शामिल थे इसमें, ठीक है। और इसका जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था, तो इसमें भारत में स्वशासन प्राप्त करने का उद्देश्य था, ठीक है। लेकिन इसको जो है कांग्रेस की अनुमति के बिना चलाया गया था। उस समय तो कांग्रेस में विभाजन हो गया था और कांग्रेस उस समय एक्टिव मोड में नहीं थी, ठीक है। तो ये एनी बेसेंट और जो तिलक द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। और ये कब चलाया गया था ये आप लोगों को देना है आंसर, मैंने हिंट तो दे दिया है आप लोगों को, ठीक है। हालांकि आप लोग तो समझदार हैं इससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग ये आंसर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। तो फर्स्ट है कि लॉर्ड कालवानिस, सर जॉर्ज वारले और लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है। तो इसमें तीनों ने ये जो हस्तक्षेप नीति थी, ठीक है, तो इसका पालन किया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं हमारे, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। इसमें कहा गया है कि हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा सुर्खियों में थी, ठीक है। और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इसकी स्थापना रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में की गई थी और यह विश्व बैंक प्रणाली से बाहर स्वतंत्र रूप से संचालित वित्तीय संगठन है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो रियो में ये समिट हुई थी 1992 में, ठीक है, तभी इसकी स्थापना की गई थी ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड की, ठीक है। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी जो चाइना ने जो सिक्किम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, सिक्किम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी के संबंध में उस पर क्लेम किया है जिसका नाम था सकतेंग अभ्यारण्य, ठीक है। तो उस पे जो है उसी पे मतलब ये जो वर्ल्ड जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा इस पे फंड प्राप्त करना था, ठीक है, इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा। और इसी पे इसके फंड को रोकने के लिए चाइना ने क्लेम कर दिया है सतकेंग अभ्यारण्य के, जो भूटान का है, ठीक है। तो इसी पे ये बहुत ज़्यादा विवाद में था। तो ये मतलब दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। और ये क्लेम चाइना ने इसलिए मतलब चाइना ने क्लेम किया है, लेकिन जब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जा रही है, ये भूटान के लगभग बीच में पड़ती है, ठीक है। और वहाँ पे ये क्लेम कर रहा है चाइना कि ये मेरा मतलब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरा है, ठीक है, सकतेंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये गलत है, ये तो ऐसी चाइना रणनीतियाँ अपनाता ही रहता है। तो इसके बारे में हमको ज़्यादा से लाइटली लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा के प्रभाव के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार आवश्यक रूप से स्वतः निलंबित हो जाते हैं और यह निलंबन आपातकाल की समाप्ति तक जारी रहता है, ठीक है। सेकेंड है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार निलंबित कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा तो इसमें जो कहा गया है तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आर्टिकल 20 और 21 से किसी भी परिस्थिति में जो है इनका निलंबन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर जो मतलब राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है, तो राष्ट्रीय आपात अगर 352 के अंतर्गत अगर जारी किया जाता है, ठीक है, तो उसमें दो आधार हैं, जो ये जैसे कि बाह्य आक्रमण कोई हो जाए या युद्ध हो रहा हो, ठीक है, उस स्थितियों में ये जो स्वतः मतलब निलंबित हो जाएंगे। आर्टिकल
358 में इसका प्रोविज़न किया गया है। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये मतलब राष्ट्रीय आपात लगाया जा रहा है, ठीक है, तो इनका निलंबन नहीं हो गया। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 83, इसमें कहा गया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाना था, ठीक है। सेकंड है कि बजट पर समग्र रूप से मतदान करने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो देखो फर्स्ट वाला तो सही है, क्योंकि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का था, इसमें क्या था कि भारत की जो कार्यकारी परिषद थे उसमें एक भारतीय को नियुक्त किया जाना था, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो समग्र रूप से बजट पर मतदान करने की बात की जा रही है तो ये गलत है। इसमें देखो क्या था कि इसमें बजट पे प्रश्न पूछ सकते थे, ठीक है, और बजट प्रस्ताव पारित मतलब बजट प्रस्ताव दे सकते थे, ठीक है, और जो पृथक मदें थी उस पर मतदान कर सकते थे, लेकिन पूरे जो बजट पे मतदान करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड गलत है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 84, तो इसमें कहा गया है कि संघीय विशेषताओं के अतिरिक्त भारतीय संविधान एकात्मक विशेषताएं भी रखता है। इस संदर्भ में बताना है कि एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। तो देखो द्विसदनीय व्यवस्था ये तो संघात्मक विशेषता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। लेकिन जो ये है हमारा एकल संविधान हो गया, एकल एकीकृत न्यायपालिका हो गई, और ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, इसके साथ साथ जो आपको देखने को मिलती है जैसे एकल नागरिकता हो गई, तो ये सब मतलब एकीकृत जो एकात्मक विशेषताएं हैं, ठीक है। तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, फोर्थ वाला हमारा गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 85, इसमें कहा गया है कि रियासतों में हुए स्वतंत्र आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्व स्वराज की घोषणा के पश्चात तुरंत ही रियासतों में स्वतंत्रता संघर्ष में औपचारिक रूप से सम्मिलित हो गई थी, ठीक है। सेकेंड है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। और थर्ड है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों को रियासत के सभी शासकों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ करने का निर्देश दिया था। तो देखो ये देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट ये तो हमारा गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। महात्मा गांधी ने कहा था रियासत के जो ये मतलब राजा हुआ करते थे, इन लोगों से कहा था अगर आप लोग जनता से अपनी कनेक्टिविटी जोड़ पा रहे हैं और भविष्य में उनके हित में काम करेंगे, ठीक है, तभी आप इसमें शामिल हो सकते हैं और तभी शामिल होने की आज्ञा है, अन्यथा नहीं, ठीक है। और इन्हें जो भारतीय रियासतें थी इन्हें जो है औपचारिक रूप से, तो यही सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तभी मतलब ज्वाइन किया था इन्होंने, ठीक है। उससे पहले जो ये औपचारिक रूप से इनको एंट्री नहीं दी गई थी स्वराज के समय, ठीक है। ये अनौपचारिक रूप से ये इनको एंट्री दे दी गई थी कि आप अपने क्षेत्र में एक्टिव रहिए, लेकिन आप पूरे उसमें मिल नहीं सकते हैं कांग्रेस में, ठीक है। तो ये मतलब 2 कंडीशन लगाई गई थी, तो दोनों ये फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, लेकिन सेकेंड वाला सही है स्टेटमेंट हमारा, क्योंकि इसमें जो 1939 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था इसमें, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 86, इसमें कहा गया है कि डंपिंग रोधी शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि कोई देश किसी भी कंपनी पर डंपिंग रोधी शुल्क आरोपित कर सकता है यदि वह कंपनी किसी उत्पाद को अपने घरेलू बाजार की तुलना में कम मूल्य पर निर्यात करती है, ठीक है। और सेकेंड है कि वित्त मंत्रालय द्वारा इसे आरोपित किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर कोई भी जो विदेशी कंपनी है वो अपने घरेलू मूल्य से कम मूल्य में अगर कहीं निर्यात कर रही है चीज़ों को, तो मतलब उसके लिए वो वेस्ट मटेरियल है तो उसको कहीं मतलब वो बेचना चाह रही है, ठीक है। तो इसलिए ये लागू की जाती है डंपिंग, ठीक है, और डंपिंग रोधी शुल्क, और ये क्या होता है कि ये वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि चाइना की एक कंपनी के द्वारा इसमें एक सिप्रोफ्लॉक्सिन एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग थी, ठीक है, उसी को ये मतलब कम दामों पे बेच रहे थे इंडिया में, उसी पे एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट है हमारा 87, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रबुद्ध व्यक्ति ने कहा था भारत एकमात्र आशा आम जनता में से है, ठीक है, भारत की एकमात्र आशा आम जनता में है।
तो ये उच्च वर्ग भौतिक और नैतिक रूप से मृत हैं। ठीक है, मतलब ये किसका कथन है कि भारत की एकमात्र आशा आम जनता में है, आम जनता में से है, और उच्च वर्ग भौतिक और नैतिक रूप से मृत हैं। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद और लाला लाजपत राय। ठीक है, तो देखो इसका देखो सी ऑप्शन सही है। स्वामी विवेकानंद ने मतलब उनका मानना था कि उनका जो भारतीय आम जनता में से है जो भारत की आशा। ठीक है, और उच्च वर्ग तो अपनी भौतिक और नैतिक रूप से वो मृत हैं, उनमें ये मतलब चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, उनसे कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा 88 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत का राज्य क्षेत्र वाक्यांश में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो फर्स्ट है कि केवल राज्य और राज्य क्षेत्र। सी है हमारा राज्य, संघ राज्य और ऐसे क्षेत्र को जो भारत सरकार द्वारा अर्जित किए गए जाएंगे। ठीक है, मतलब जो भविष्य में भी अर्जित किए जाएंगे वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और डी है कि केवल संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है। राज्य, संघ राज्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो प्रोविज़न, जो भारत का राज्य क्षेत्र है, इसका प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 104, मतलब एक आर्टिकल से 4 आर्टिकल तक भाग 1 में। ठीक है, तो इनका प्रोविज़न किया गया है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 89। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो समितियां हैं, उनकी अनुशंसा दी गई है कि किसकी अनुशंसा पे क्या बनाया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि अशोक मेहता समिति, तो न्याय पंचायतों का गठन। GVK राव समिति, तो जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन। ठीक है, और ML सिंघवी समिति, तो इन्होंने न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की बात की थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि अशोक मेहता ने न्याय पंचायतों की बात की थी, और GVK राव ने जल विकास आयुक्त की, और ML सिंघवी थे तो इन्होंने अधिकरणों की बात की थी, न्यायिक अधिकरण की। ठीक है, तो जिससे कि मतलब और ग्रामीण जो स्तर है, जो तीसरा स्तंभ है हमारा। ठीक है, मतलब तीसरा पिलर है जो डेमोक्रेसी का, तो उसको और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका गठन कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार किया गया था। ठीक है, सेकेंड है कि KM मुंशी संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। ठीक है, इसी के अंतर्गत संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई थी इसमें। ठीक है, और KM मुंशी थे प्रारूप समिति के मतलब जो सदस्य थे इसके, और इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 मेंबर प्लस 1 कैंडिडेट, मतलब BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे, और 6 मेंबर थे प्रारूप समिति के, उसी में से KM मुंशी संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 91। इसमें कहा गया कि हाल ही में भारत के मसाला बोर्ड ने तेलंगाना में हल्दी के निर्यात संवर्धन के संदर्भ में अपनी अनुशंसाएं केंद्र सरकार को सौंपी हैं। ठीक है, इस संदर्भ में भारत के मसाला बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, सेकेंड है कि इसका प्राथमिक कार्य मसालों के निर्यात का विकास एवं विनियमन करना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो देखो सेकेंड वाला तो सही है, क्योंकि मसाला बोर्ड है तो ये तो काम करेगा ही निर्यात, और निर्यात का विकास और विनियमन मतलब उसका रेगुलेशन। ठीक है, और ये एक सांविधिक निकाय है, लेकिन ये किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। और ये एक्ट आया था मसाला बोर्ड एक्ट 1986 का। ठीक है, उसी के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 92। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा सुंदरवन द्वीप समूह से संबंधित है। तो फर्स्ट है कि मौसनी द्वीप, ठीक है, सागर द्वीप और घारामारा द्वीप। तो ये तीनों के तीनों द्वीप आपको सुंदरवन से संबंधित हैं, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में थे, क्योंकि अम्फान जो चक्रवात आया था उससे इन जो मौसनी द्वीप को बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। और घारामारा द्वीप जो है ये अभी और चर्चा में है, क्योंकि ये धीरे धीरे मतलब पानी में डूब रहा है। ठीक है, और सागर द्वीप भी मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में तीनों के तीनों थे, और तीनों ये सुंदरवन द्वीप समूह के भाग हैं। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, तीनों के तीनों सही हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अभी भाषण 4 आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उसको आप लोग बताना है कि ये भाषण 4 आइलैंड है क्या। ठीक है,
तो मैं बता देता हूँ कि इस पे, चलो ठीक है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो तुम्हारे जो रोहिंग्या आए थे म्यांमार से, तो उन्हीं उन्हीं को भाषण चार आइलैंड पे बसाने की बात की जा रही है बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। और अभी अभी इस्टेब्लिश भी किया जा चुका है कुछ रोहिंग्याओं को वहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है और हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 93। तो इसमें कहा गया कि भारत के संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी संसद के साधारण बहुमत से संशोधित की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें दूसरी अनुसूची है और चौथी अनुसूची है, छठी अनुसूची है और सातवीं अनुसूची है। तो इसमें अगर साधारण बहुमत से बात करें तो किसका मतलब संशोधन किया जा सकता है, तो इसमें देखो सेकेंड और मतलब दूसरी और छठी सूची को साधारण बहुमत से, और इसके साथ साथ जो पांचवी अनुसूची है, ठीक है, उसको भी साधारण बहुमत से हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो सूचियां बची, ठीक है, जो 12 अनुसूचियां हैं, तो उसमें से उनमें अगर कोई संशोधन करना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा 368 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है। तो हमारा एक और तीन सी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 94। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित देशों द्वारा भेजे गए मंगल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है कि मंगल पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला मतलब मंगल पर अंतरिक्ष यान उतारने वाले मात्र 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और भारत हैं, ठीक है। सेकेंड है कि संयुक्त राज्य अमीरात मंगल पर मिशन भेजने वाला एकमात्र इस्लामिक देश है, ठीक है। तो देखो ये तो सही है कि एकमात्र इस्लामिक देश है और इसका मिशन है अल अमल प्रोब, ठीक है। इसे होप प्रोब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसने अभी भेजा है, ये 2021 में मतलब 2021 में ये पहुंचेगा। और तो ये तो हमारा सही है स्टेटमेंट। लेकिन सेकंड वाला मतलब फर्स्ट वाला हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो तीन मतलब 2 कंट्री हैं जिन्होंने मतलब मंगल मिशन पर यान उतारा है, ठीक है। उसमें से कौन है, मतलब यूएसए है और यूएसएसआर है, मतलब सोवियत संघ है, ठीक है। लेकिन चाइना, इंडिया और ये मतलब यूएसए है, यूएई है, ठीक है। तो ये लोग मतलब वहाँ पे मतलब उसके जो ऑर्बिट में है, ठीक है, उसके ऑर्बिट में अभी तक मतलब मंगल मिशन का ऑर्बिट में जो है उतारा है, ना कि मंगल मिशन पे, ठीक है। मंगल ग्रह पर अभी तक उतारा है। तो अभी तक 2 ही कंट्री को ये सफलता प्राप्त हुई है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी चाइना का जो ये तियानवेन फर्स्ट गया है ना, ये मंगल मिशन पर ही मतलब वहाँ मंगल ग्रह पर उतरेगा, ठीक है। उसमें रोवर लैंडर सब होगा, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़ में है। तो और अभी एक यूएसए का भी एक और दूसरा मिशन है परसीवरेंस मंगल मिशन, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो ये 3 मंगल मिशन, तियानवेन, अल अमल प्रोब और परसीवरेंस मंगल मिशन, ठीक है। तो ये तीनों को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन सही हो गया बी वाला, सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, और सेकेंड है कि यह एक मठ व्यवस्था है जो आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर व्यक्ति के ध्यान और रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार पर ध्यान केंद्रित करती है, और थर्ड है कि यह कर्म योग को प्रधानता देती है। तो ये गलत है, ये कर्म योग पे विश्वास नहीं रखते थे जो स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने वेदांत के शाश्वत सिद्धांत की बात की थी, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। और सेकेंड वाला भी गलत है, क्योंकि ये मठ व्यवस्था पे आधारित नहीं थी, ये गैर मठ व्यवस्था थी, ठीक है। और इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1997 में की थी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है इसको। तो हमारा जो स्टेटमेंट, केवल एक स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हमारा ए बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किसमें उचित माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताना है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देशन का अनुपालन नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकेंड है कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए कोई सरकार जानबूझकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से मना करती है, ठीक है। और थर्ड है कि राज्य में कुशासन। तो देखो राज्य में कुशासन की स्थिति में ये नहीं लगाया जा सकता, उस पर अन्य मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं या उस पर जांच की जा सकती है। लेकिन कुशासन के आधार पर आर्टिकल 356 के अंतर्गत उसमें राष्ट्र पर शासन नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है तो ये सही है, क्योंकि अगर कोई
जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो लगाया जा सकता है, और अगर जानबूझकर अपने दायित्वों मतलब संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से मना करती है तब भी ये मतलब संविधान 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है और थर्ड गलत हो गया। नेक्स्ट है 97। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के अधिकार के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण का दायरा केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक तक सीमित है। ठीक है, सेकेंड है कि यह नागरिकों के एक वर्ग की भाषा के संरक्षण के लिए राजनीतिक भाषण देने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, क्योंकि इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक की तो बात की गई है, लेकिन यहीं तक ये सीमित नहीं रहा, इसमें बहुसंख्यक की भी बात की गई है, क्योंकि इसमें एक शब्दावली प्रयोग की गई है नागरिकों के अनुभाग। ठीक है, तो नागरिकों के अनुभाग में बहुसंख्यक भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मतलब सीमित नहीं है, तो हमारा गलत हो गया। और सेकेंड स्टेटमेंट जो कहा गया है तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि नागरिकों के एक वर्ग की भाषा के संरक्षण के लिए राजनीतिक राजनीतिक भाषण देने के लिए ये जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, ठीक है, 1951 के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो फर्स्ट है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में सहमतपूर्ण स्वराज के लक्ष्यों को औपचारिक रूप से स्वीकार करना। ठीक है, सेकेंड है कि बी ऑप्शन दिसंबर 1931 में जो आयोजित किए जाने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपनाए जाने वाले सामान्य एजेंडे पर चर्चा करना। ठीक है, और थर्ड है कि गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन करना, और डी है हमारा कि इस कार्य समिति का जो सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आरंभ करने के लिए अधिकृत करना। ठीक है, तो देखो इसका सी ऑप्शन सही है, जो गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन करने के लिए ये मतलब जो 1931 का कराची जो आयोजन कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन के रूप में किया गया था। ठीक है, ताकि उसका जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था इसी के संबंध में। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 99, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि ग्राम न्यायालय के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रदत्त साक्ष्य के नियमों से बंधे होंगे। ठीक है, सेकेंड है कि आपराधिक मामले में ग्राम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील पर सत्र न्यायालय द्वारा 6 महीने के भीतर सुनवाई और निपटान किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो सेकेंड तो सही है, क्योंकि कोई आपराधिक मामले में अगर ग्राम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील पर सत्र न्यायालय द्वारा 6 महीने के भीतर सुनवाई और निपटान किया जाएगा। ठीक है, मतलब सत्र न्यायालय इसका निपटान करेगा। लेकिन जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम था तो इसके अंतर्गत तो नैसर्गिक जो न्याय था उसके सिद्धांत पर ये आधारित था, और जो ये ग्राम न्यायालय के जो न्याय था इसकी अगर हम बात करें तो ये आया था ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 का। ठीक है, उसके अंतर्गत इसमें मतलब इसको शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दों का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किन समितियों और आयोगों का गठन किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि पुंछी आयोग है, सेकेंड है कि सरकारी आयोग है, माली मथ समिति है, और राजमन्नार समिति है। ठीक है, तो इसमें अगर केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करें तो पुंछी आयोग का गठन किया गया था, सरकारी आयोग का भी गठन किया गया था, और राजमन्नार समिति का भी गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन जो माली मत समिति थी इसकी अगर बात करें तो ये न्यायिक सुधार की बात करता है, ना कि केंद्र राज्य संबंधों के। ठीक है, तो जो ये हमारा 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही हो गया, तो 1, 2, 4 हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और इसमें अगर बात करें तो जो राजमन्नार जो ये आया था, राजमन्नार समिति आई थी, ये तमिलनाडु में गठित की गई थी और 1969 में ये आई थी। ठीक है, और अगर सरकारिया आयोग की बात करें तो 1983 में आया था ये, और अगर हम बात करें पुंछी आयोग की तो ये 2007 में इसका गठन किया गया था। ठीक है,
तो इनको ऑर्डर में भी लगाने को आ सकता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं पिछले जो मतलब जो यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। और स्टेट पीसीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोग कोई स्टेट पीसीएससी का मतलब पीसीएस का भी देते हैं या यूपीएससी में भी, इन्हें ऑर्डर में लगाने को आ जाता है। हमने कई पिछले भी कई ऐसे टेस्ट सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो गाइज लाइक ज़रूर कीजिए, और एक शेयर तो बनता है, ठीक है। ठोक के जाना लाइक है। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर ज़रा सा भी आपको इससे लगता है कि मुझे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है, हल्का सा भी फ़ायदा हुआ है, अगर जो आप का जो मतलब आपने कुछ देखा है, सुना है, समझा है, अगर कुछ आपको ज्ञान अर्जित हुआ है, तो प्लीज़ इस पर लाइक ज़रूर करना दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही बने रहेंगे आप लोगों के साथ जब तक ज़िंदा हैं, ठीक है। और यूपीएससी का सिलेक्शन करवा के ही जाएंगे आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।